हाँ, तो देखो डिनोमिनेटर एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो जब होता है ना, तब हमको प्रॉब्लम होती है। डिनोमिनेटर वेरी क्लोज टू जीरो जब होता है तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो जिस केस की तुम बात कर रहे हो उसमें डिनोमिनेटर इज बिकमिंग वेरी क्लोज टू जीरो, सो that won't create any problem for us. When the denominator is exactly equal to zero, that will create problem for us. ठीक है, देखो ये फिर से एक पॉइंट है कि a fraction can become zero only when its numerator is zero and at that time the denominator should be non-zero. तो भी फ्रैक्शन जीरो कब होगा? जब उसका न्यूमरेटर जीरो होगा और उस मोमेंट पे उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक क्वेश्चन लिया कि एक फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कोई फ्रैक्शन कब जीरो होगा? अपने न्यूमरेटर, जब उसका न्यूमरेटर जीरो होगा। तो उससे x की वैल्यू 1 एंड 2 आ गई बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। अब ये जो x की वैल्यू आई 1 एंड 2, उसको पहले मैं डिनोमिनेटर में पुट करके देखूंगा कि कहीं क्या ये डिनोमिनेटर तो जीरो तो नहीं बना रही। जैसे मान लो x की वैल्यू 1 पुट की तो आई विल गेट द डिनोमिनेटर एज 1 प्लस 7 प्लस 8, इट इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी। सिमिलरली मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, आई विल बी गेटिंग द डिनोमिनेटर एज 4 प्लस 14 प्लस 8, again it is a non-zero quantity. And what we want, we always want that denominator should be a non-zero quantity. Denominator हमेशा एक non-zero quantity हो। So x is equal to 1 and x is equal to 2, both are eligible to become the roots of the given equation. अब मैं तुमको एक और एग्जांपल शो करूंगा, उससे और क्लैरिटी आएगी तुमको। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर कोई फ्रैक्शन कब जीरो होगा? अपने न्यूमरेटर की वजह से, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जब जीरो हो जाए तब वो फ्रैक्शन जीरो होगा। तो इससे x की वैल्यू क्या आई? अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली थी 1 एंड 2। अच्छा, जब मैंने x की वैल्यू 1 डिनोमिनेटर में पुट की तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 प्लस 3, तो 4 माइनस 4 जो कि जीरो है, मतलब x इज इक्वल टू 1 डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा है। तो अगर कोई भी x जो डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा हो, कोई भी x जो डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा हो, वो x तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा हम लोग को, कोई भी केस में। ठीक है, वो x हम लोग को किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं तो x इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर को जीरो पुट कर रहा है तो x इज इक्वल टू 1 वोंट बी द पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। अच्छा, x इज इक्वल टू 2 के बारे में देखते हैं। तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ रहा है? 4 माइनस 8 प्लस 3 विच इज माइनस 1, जो कि जीरो नहीं है। x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर जीरो नहीं आया और हम लोग को डिनोमिनेटर जीरो चाहिए भी नहीं। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 हमारा एक्सेप्टेबल है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी x इज इक्वल टू 2 ओनली। इस क्वेश्चन का जो रूट होगा दैट विल बी x इज इक्वल टू 2 ओनली, नॉट 1 एंड 2 बोथ। ये बात समझ में आई सबको? मतलब सर सिर्फ वैलिड रूट्स ही लिखने हैं ना हमको? हाँ, सिर्फ वैलिड रूट्स लिखने हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन को डिफाइन भी करे। हाँ समझ गया। को वो रूट्स लिखने हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन को डिफाइन भी करे। जब जब डिनोमिनेटर जीरो होता जाएगा तब तब हमारे वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइन नहीं होगा।
और उन x को तो हम लोग कभी भी जिंदगी में एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? बोलो, किसी को डाउट है तो रेज हैंड करो। क्विक रेस्पॉन्स करो भाई, सब सो रहे हैं। हाँ, ZPL। हाँ बोलो ZPL। सर अगर एक कोई सा भी क्वेश्चन ले ले और उन क्वेश्चन हाँ। में दोनों रूट से भी अगर आंसर 0 आए तो उस क्वेश्चन को क्या मानेंगे फिर? दोनों रूट से अगर दोनों रूट्स को भी हम डिनोमिनेटर में डाल के चेक करेंगे, अगर हाँ। 0 ही दोनों से आए तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, then in that case I will say that the given equation has no solution। सर नो सॉल्यूशन करके उन क्वेश्चन को लिख देना है किसी? हाँ, ठीक नो सॉल्यूशन। या फिर नो सॉल्यूशन का एक और तरीका होता है कि ऐसे लिख देते हैं, फाइंड अ नल सेट। ओके ठीक है, नो सॉल्यूशन लिख देंगे। मतलब बहुत जगह तुम एनकाउंटर करोगे, मतलब 11th-12th इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 9th-10th अप्रोच। मतलब 9th-10th में कभी तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता था कि जिसमें तुमको नो सॉल्यूशन एज एन आंसर आए। 11th-12th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे तुमको नो सॉल्यूशन एज एन आंसर आएंगे। सो इस बात को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करना है हम लोग को कि नो सॉल्यूशन भी आंसर हो सकता है। ठीक है, मतलब नो सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। हाँ, no solution is also an answer, is not a solution, is also an answer of our question। ठीक है, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू ऑफ x नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, यस सर। ओके सर। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो बोलो सर। अब देखो, अब इसी के ऊपर थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो, हाँ, तो अब तुम लोग को क्या करना है, वही कहानी, +4 एंड -1, जिनका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 1/(x² - 4x + 3) = 0। ठीक है, देन फाइंड x। +4 और -1 आंसर। +4 एंड -1 नहीं सर, 3 और 1। 3 और 1। चलो सब लोग चैट बॉक्स में कमेंट करते जाओ अपना अपना आंसर। हेलो। हाँ सर मैं आपको मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ चैट बॉक्स में। हाँ, तो ऐसे ही बोल दो, सर 3 और 1। 3 और 1। सर हाँ सर मैं भी आपको ऐसे चैट बॉक्स में मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, उसमें कुछ वो नहीं है, कुछ सुनाई तो दे रहा है ना। हाँ टेंशन मत लो उसका। सर बस हाँ बोलो। सर इसका वैलिड रूट तो सिर्फ x = 1 है। अच्छा, ओके,
मतलब 3 और 1 दोनों रूट्स है, लेकिन वैलिड रूट सिर्फ 1 है। ओके, तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब कि 1 आंसर है। हाँ। चलो देखते हैं। सो अब देखो, हम लोग बचपन में क्या सीखते आ रहे हैं? बचपन में ये सीखते आ रहे हैं कि ये वाली चीज एकदम ऊपर चली जाएगी, तो उससे क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जीरो हो जाएगा, होल अपॉन 1 ऑब्वियसली। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जीरो, तो इससे जो है x की वैल्यू 1 आ गई या 3 आ गई। हाँ, अच्छा, ये चीज रॉन्ग है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे सोचो, ये एक फ्रैक्शन ऐसा है 1 होल अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो 1 है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। ये है डिनोमिनेटर, ठीक है? न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर ये है। अच्छा, कोई भी फ्रैक्शन जीरो कब हो सकता है? कोई भी फ्रैक्शन जीरो तभी हो सकता है जब उसका न्यूमरेटर जीरो हो, और न्यूमरेटर अगर जीरो नहीं है तो उस फ्रैक्शन, कितना भी हाथ पैर मार ले वो फ्रैक्शन जीरो नहीं हो सकता। तो क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर एक नॉन जीरो क्वांटिटी है विच इज 1, so this fraction can never become zero. क्यों? Because the numerator is 1 in original equation. Because the numerator is 1 in the original equation, and any fraction can become zero only when its numerator is zero. तो एक तो यहां से क्या आ गया कि इस क्वेश्चन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इस क्वेश्चन का नो सोल्यूशन। सो दिस क्वेश्चन है नो सोल्यूशन। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार जितनी चीजें पढ़ी थी सब गड़बड़ हो गई अब। इस फ्रैक्शन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हाँ, ये तो 9 साफी है सर। क्या 9th में क्या है? 9 साफी है सर। अच्छा, 9 साफी है। ओको, मेरे को लगा कि 9th में है ये। अच्छा, एक और तरीके से भी सोच सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, मतलब नो सोल्यूशन क्यों आ रहा है? देखो, हमारी x की वैल्यू क्या क्या आई? 1 and 3 आई। अब जब तुम x की वैल्यू 1 इसमें पुट करो तो ये डिनोमिनेटर को जीरो कर रही है, डिनोमिनेटर के इसको जीरो कर रही है 1/0। इसका मतलब डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड होगा। सिमिलरली x की वैल्यू 3 अगर इसमें पुट करो तो फिर से डिनोमिनेटर 1/0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर नॉट डिफाइंड होगा। अच्छा, कोई फ्रैक्शन की वैल्यू तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कुछ डिफाइंड क्वांटिटीज हो। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कुछ डिफाइंड क्वांटिटीज हो तभी वो फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो हो सकती है। सर हाँ सर, हम लोग इस इक्वेशन को 1 डिवाइड बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिख सकते ना? हाँ सर, तो बाद में अगर हम लोग ये रेसिप्रोकल करेंगे और डिवीजन के साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आएगा और डिनोमिनेटर में 1। सर तो फिर हाँ, वही लिखा मैंने। सर पर फिर तो वैलिड हो रहा है ना 1 हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे 1 होल अपॉन 1 बाय एक्स, इसको ऐसे पढ़ते थे 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स, फिर डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर लेते थे 1 इंटू एक्स बाय 1 विच इज एक्स। ठीक है, तो ये स्टेप थोड़ा
गड़बड़ है, थोड़ा रॉन्ग है. इन सेंस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिस स्टेप इज अ बिट रॉन्ग. ठीक है, क्योंकि हम लोग को 9th-10th में हम लोग को ये नहीं पता रहता कि डिनोमिनेटर 0 होने से क्या नुकसान होने वाला है. इसलिए 9th-10th में हम लोग ऐसे सीख लेते हैं कि 1 होल अपॉन 1 बाय x जो है वो x होता है. ठीक है, ठीक है सर. चलो. सो इस क्वेश्चन का कितना सोल्यूशन होगा? दिस क्वेश्चन विल हैव नो No सोल्यूशन. solution. नो सॉल्यूशन. किसी का वो है. हाँ बोलो. खारगर, जेड खारगर. सर बट वो जो वहां दिया है वो कंडीशन इज इक्वल टू 0, फिर तो कंडीशन ही गलत हो गई ना. क्या नहीं, ये क्वेश्चन है. मतलब जैसे ये क्वेश्चन है कि ये जो इक्वेशन है, मैंने ये नहीं बोला कि ऐसा होना ही है. अच्छा. ठीक है, ये क्वेश्चन है कि किस वैल्यू ऑफ x के लिए ये वाला फ्रैक्शन जो है वो 0 हो जाएगा. तो मैंने कहा कि ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं हो सकती जिस कारण ये वाला फ्रैक्शन 0 हो जाए. ठीक है सर. देखो, किस x की वैल्यू, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. जैसे 1 होल अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, तो सब इसके इज इक्वल टू 0, इसके नो सॉल्यूशन होने के मैंने दो अलग अलग रीजंस बताए कि ऐसा क्यों क्यों हो सकता है. दो अलग अलग वे से बताया. एक तो तरीका ये बताया कि इस फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है इसके ओरिजिनल क्वेश्चन में 1 जो है वो क्या है, न्यूमरेटर में. और कोई भी फ्रैक्शन 0 कब हो सकता है? जब उसका न्यूमरेटर 0 हो. और यहाँ पे न्यूमरेटर तो 0 है ही नहीं, न्यूमरेटर एक 1 है, नॉन जीरो क्वांटिटी. मतलब वो फ्रैक्शन 0 नहीं हो सकता किसी भी हाल में. तो इसलिए मैंने बोल दिया कि x की कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी रूट्स नहीं है. दूसरा तरीका ये बताया कि चलो ठीक है भाई, मैंने 1 होल अपॉन 1 बाय एक्स को ऊपर ले गए तो x बन गया. तो उससे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 0 आ गया. तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई? 1 एंड 3 आ गई. अब देखो, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है. तो जब तुम x की वैल्यू 1 डालते तो डिनोमिनेटर वाला जो एक्सप्रेशन है उस वो जो है 1 बाय 0 बन गया होता. x की वैल्यू 1 डाल दो, डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया होता? 1 बाय 0 बन गया होता. और 1 बाय 0 तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है. तो जब डिनोमिनेटर ही डिफाइंड नहीं होगा तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वो वाला फ्रैक्शन कुछ आउटपुट देगा? सिमिलरली जब मैं x की वैल्यू 3 डालता तो उस केस में भी डिनोमिनेटर 1 बाय 0 हो गया होता और डिनोमिनेटर डिफाइंड नहीं होता. क्योंकि डिनोमिनेटर डिफाइंड नहीं होता, इसका मतलब वो फ्रैक्शन भी डिफाइंड नहीं होता. हर एक टर्म को डिफाइन होना जरूरी है. ठीक है, अभी हाँ सर. सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर, समझ. हाँ सर. सब लोग एक बार चैट बॉक्स में लिखो, सबको समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोग के ऊपर से उठ जा रहा है? किसी ने रेज हैंड किया है. हाँ बोलो. सर एक डाउट था, वो कल के लेक्चर से रिलेटेड है थोड़ा. हाँ 0 टेंडिंग अपॉन 0 टेंडिंग क्या होगा? हाँ, टेंडिंग टुवर्ड 0 अपॉन टेंडिंग टुवर्ड 0. I'll suggest to go with self-service. वो तो मैंने बोला था ना, 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग ना. हाँ 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग ये डिफाइंड होता है. ठीक है, ये आउटपुट देगा. लेकिन ये कौन सा आउटपुट देगा?
which output will it give? We recommend self-service. We can't speak about self-service. That will depend upon the numerator and denominator expression. That will depend upon the numerator and the denominator expression. और इस वाली चीज को हम लोग का एक चैप्टर होता है लिमिट्स क्लास 12th में, उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, तो जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग ये डिफाइंड होता है, लेकिन इसका क्या आउटपुट आएगा दैट विल डिपेंड अपॉन कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो की तरफ किस रेट से बढ़ रहा है. थैंक यू सर. चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब देखो, सो ये जैसे एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4. इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को. और दूसरा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो ये जो है क्वेश्चन 1 हो गया एक तरीके से, ये जो है क्वेश्चन 2 हो गया. सो लास्ट वाले क्वेश्चन को काउंट करना है ना? हाँ हाँ. अच्छा ओके. चलो, सो बहुत लोगों का आंसर आया. तो हम लोग की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, जैसे मान लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. अब सबसे पहली बात तो मैं x को कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि कैंसलेशन से क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ रूट्स होता है. तो हम लोग क्या करते हैं, इस 4x को इधर लेके आ जाते हैं. मान लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0. सो x इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो इससे दो वैल्यू ऑफ x आई, 0 एंड 4. अच्छा, इसमें अगर तुम देखो, अगर तुम x इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू 0 क्या कर रहा है, हमारे डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है. x इज इक्वल टू 0 इज डूइंग व्हाट, इट इज मेकिंग आवर डिनोमिनेटर 0 एंड एनी हाउ वी डोंट वांट कि डिनोमिनेटर 0 हो जाए. डिनोमिनेटर 0 हो गया मतलब पाप हो गया हमारे लिए, मतलब x इज इक्वल टू 0 को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अच्छा, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 तो भाई डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर रहा, x इज इक्वल टू 4 को अपने एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो x इज इक्वल टू 4 है केवल. ठीक है, दूसरे वाले का देखते हैं हम लोग. दूसरे वाले में क्या है कि 4x को इधर ला दिया हम लोग. अब x कॉमन ले लिए तो इससे x की वैल्यू 0 एंड 4 आ गई. इससे x की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड 4 बोथ. अच्छा,
इस क्वेश्चन में कहीं डिनोमिनेटर का एग्जिस्टेंस है क्या ओरिजिनल इक्वेशन में? नहीं सर। नहीं है, डिनोमिनेटर का तो एग्जिस्टेंस है नहीं, तो उस बात को तो टेंशन ही नहीं है हम लोग को। अब देखो 0 अगर डालते तो 0 इज इक्वल टू 0 आता, 4 डालते 16 इज इक्वल टू 16 आता, वो भी बराबर है। तो इस क्वेश्चन के ये दो आंसर हो गए, 0 एंड 4। तो देखो अगर देखोगे तो क्वेश्चन में जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन दिया है वो कितना इंपॉर्टेंस होल्ड करता है हमारे आंसर में। अगर तुम इसको इधर लेके चले जाते तो वो यही क्वेश्चन बन जाता। अगर तुम इसको इधर लेके चले जाते तो वो क्या होता, वो यही क्वेश्चन बन जाता। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 0 और 4 आ गया और इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 4 आया। ठीक है, किसी का एक डाउट है? हाँ बोलो। तो इसका मतलब मेरे इक्वेशन के फॉर्मेट पे मेरा आंसर डिपेंडेंट है। वो हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन का फॉर्मेट है उस पे हमारा आंसर हेवीली डिपेंड करेगा। बट सर मान लो मैंने एक इक्वेशन लिया जो इस स्टेज से बहुत पहले आता है, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4x या x स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 4, इस वाले स्टेज से बहुत पहले से चालू होता है वो इक्वेशन, और वो एंड में आके इन दोनों में सेपरेट होने की पॉसिबिलिटी है उसकी, तो फिर उस केस में मेरा आंसर क्या होगा? नहीं देखो, जैसे मान लो x स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू 4 था, तो मैंने भी इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, इस x को इधर लेके गया मैं। ठीक है, तो उससे फिर 4x को इधर लेके आ गए तो उससे x की वैल्यू 0 4 आई, इधर भी x की वैल्यू 0 4 आई। फिर मैंने देखा कि भाई जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है, उसमें किसकी किसकी बात मानने वाली है। तो दोनों जगह से x की वैल्यूज तो सेम आई, फिर दैट डिपेंड्स अपॉन कि ओरिजिनल इक्वेशन को कौन डिफाइन कर रहा है कौन नॉट डिफाइन कर रहा है। तो उसको फिर मेरे को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और कोई बच्चा है? बाकी हो गए? और किसी के डाउट है क्या इसमें? नहीं सर। हाँ नहीं सर। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। तो सर मुझे हर इक्वेशन में मतलब अगर x की 2 वैल्यूज आ गए तो मुझे वो चेक करना ही पड़ेगा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, सेटिस्फाई का ज्यादा लोड नहीं है, बस वो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है कि नहीं बना रहा उसका लोड है हम लोग को। ठीक है, तो कभी भी हमारे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर एक वेरिएबल हो, सम एक्सप्रेशन ऑफ x, डिनोमिनेटर एक वेरिएबल हो, सम एक्सप्रेशन ऑफ x, तो हम लोग को ये इंश्योर करना है कि जो x हमारे आ रहे हैं that should not be making this denominator as 0। ओके, ठीक है। अच्छा, किसी का एक है कि what should we do if we मतलब what will happen if we reduce 4 on both sides? तो कुछ नहीं होगा। जैसे 4 तुमने दोनों साइड रिड्यूस कर दिया तो x स्क्वायर अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इससे जो है ऐसा बन गया x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, ये तो एक ऐसा फ्रैक्शन बन गया जिसका न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। और फ्रैक्शन 0 कब हो सकता है? फ्रैक्शन 0 तभी हो सकता है जब उसका न्यूमरेटर 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x 0, तो उससे x की वैल्यू 0 आएगी और 4 आएगी। लेकिन जो x की वैल्यू 0 है वो डिनोमिनेटर को भी 0 कर रही है, तो उस 0 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और x की वैल्यू 4 जो है वो डिनोमिनेटर को तो 0 नहीं कर रही, मतलब उस 4 को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। ये दोनों एग्जांपल्स में डिफरेंस, ट्रेमेंडस डिफरेंस है।
सर ये 11th में क्यों सिखाते, 10th में क्यों नहीं सिखाते? अब ये मैं नहीं बता सकता। क्योंकि 11th में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे इन्वॉल्व होते हैं कि जिसमें हम लोग को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये सब निकालने रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। लॉग के क्वेश्चन अभी छोड़ देना है, लॉग में पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है। बीच में एक क्वेश्चन है शायद लॉग का, तो वो छोड़ देना अभी तुमको। क्वेश्चन नंबर 15 था शायद, 14 या 15 था, जो भी 14 इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। लॉग तो हम लोग पढ़ेंगे अलग से, वो बीच में आ जाता है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कभी भी मतलब होता क्या है कि 11 9 10th में अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करा देंगे तो बच्चों को जो बेसिक सीखना है वो ही नहीं सीख पाएंगे। जो बेसिक मैनिपुलेशन करना है वो उसी में घूमते रह जाएंगे कि भाई क्या एक्स होना चाहिए, क्या नहीं है होना चाहिए एक्स। तो सब कुछ एक साथ फीड करने के बजाय ये इंपॉर्टेंट है कि पहले थोड़ा सरफेशियल चीज पढ़ाएं, तो उसके बाद इन डेप्थ जाया जाए। तो 9 10th में सरफेशियल चीज पढ़े, टिल 10th सरफेशियल चीज पढ़े। अब उसके बाद उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस है, वो 11 12th में पढ़ते हैं अपने, ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ, एक क्वेश्चन था, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो उसमें क्या? एक्स का वैल्यू क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ एक्स, क्यूब रूट ऑफ एक्स, सॉरी सॉरी, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अच्छा, हाँ, माइनस माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स हाँ, माइनस 6 हाँ, इज इक्वल टू 0। हाँ। इसमें तो एक्स का देखो, वैल्यू, देखो ये ऐसे टाइप की चीज है, इसमें तुमको इंडाइसेस में बहुत मजबूत होना पड़ेगा। देखो जैसे x रेज टू a होल टू द पावर b, ये क्या होता है? x टू द पावर a इंटू b, ठीक है। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x टू द पावर b होल रेज टू a। मतलब पावर्स अल्टीमेटली क्या होते हैं? दे गेट मल्टीप्लाइड। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x रेज टू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस x रेज टू 1/3, इनको इंटरचेंज कर दिया, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब से x रेज टू 1/3 को हम लोग ने t मान लिया। ओके सर। तो इससे जो है t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये t में क्वाड्रेटिक है, उसके दो रूट्स आएंगे, तो इसके जो दो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? t की वैल्यू 3 एंड -2 आएगी। ओके सर। ठीक है। अच्छा, t तो क्या था हमारा? x रेज टू 1/3। यस। मतलब अब किसी नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट पॉजिटिव होता है और किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इससे जो है x जो है वो 3 raised to 3 27 आ गया, और इससे जो है x इज इक्वल टू -2 raised to 3 मतलब -8 आ गया। तो ये जो है तुम्हारे दो वैल्यूज ऑफ x। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो, see what's that कर सकता हूँ ना? हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकता हूँ ना? हाँ तो मैंने वही किया है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब देखो तुमको क्या, हाँ बोलो। तो वो डायरेक्टली पहले क्यूब रूट के बाद से स्प्लिटिंग करते जाते तो चलता है ना? हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को अब देखो, अब इतना मैच्योर होना जरूरी है कि कोई भी क्वाड्रेटिक दिखे जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा हो तो उसका डायरेक्टली आंसर लिखना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग x की वैल्यू या t की वैल्यू जो भी निकाल रहे हैं। सर नहीं, आंसर आ गया, मैं बस कंफर्म करना चाहता था कि कर सकते।
हाँ ठीक है, चलो ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, सब ये क्या है, डाउट्स में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है? जिसके भी जो भी डाउट्स है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये जो बातें थी पिछले 2.5 क्लास में जो हम लोग ने सीखी, दैट वाज रिलेटेड टू सम कॉमन मिस्टेक्स। इन कॉमन मिस्टेक्स को सबको समझ में आ गया, जितनी भी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमारे से होती रहती है। अब हम लोग कॉमन मिस्टेक के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम लोग कुछ चीजें सीखने के बारे में बात करेंगे, मतलब कि जो जल्दी जल्दी की जा सकती है, जो तुम लोग ने पहले भी किया है। तो उसमें है, पहली चीज है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का काम तुम लोग ने शायद 10th में भी किया है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसमें क्या करते थे कि +2ab एंड -2ab कर देते थे। सर वो ओमिट करा दिया था, तो पढ़ा है नहीं 10th हाँ? में। और अच्छा कोई नहीं, तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, अगर वो ओमिट कर दिया तो अच्छी बात है, मतलब वैसा कुछ है ही नहीं दिमाग में, तो अभी फ्रेश सीखोगे। मैं दूसरे टेक्निक से सिखाऊंगा जिससे बहुत जल्दी जल्दी होगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो अब देखो, इसमें पहला पॉइंट क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड फॉलो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब तो पता है ना सबको, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। पहला स्टेप कि मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। फिर दूसरा स्टेप है कि डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2। ठीक है, अब इसके ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस अब एक्सप्लेन करता हूं क्या करना है हम लोग को। इसमें मान लो हम लोग को ऐसा है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है, तो वो है, तो x लिख लिया। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे भी प्लस आता, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता है x के साथ तो यहाँ पे माइनस आता। अब x के कोफिशिएंट को हाफ कर दो, तो x के कोफिशिएंट को हाफ करो, आधा मतलब बाय 2 करोगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2। अब इसका होल स्क्वायर लिख लो। ठीक है, तो अब इसका अगर तुम होल स्क्वायर लिखते तो क्या बनता, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये तो हमारा आ गया होता, लेकिन इधर 7 है इधर 4 है, तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 4 सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता, यहां से लेके यहां तक मिलाने पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही आता, क्योंकि ये 4 और ये 4 कैंसिल हो चुका है, इसका एक्सपेंशन का 4 और ये 4 कैंसिल हो चुका है। अब 7 बचा हुआ है, तो प्लस 7। तो ये क्या बन गया हमारा, अब इस -4 और +7 को एक साथ लिख लो, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3। समझ में आया? एक और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल 1 था, एग्जांपल 2 देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 से। हेलो सर। हाँ बोलो। मेरे को वो समझा नहीं आपने जो कैसे किया, मेरा लैग हो गया था। ठीक है, मैं नेक्स्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको देखो यार। हाउ डज इट हेल्प अस? बहुत जगह काम आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बहुत जगह। ठीक है,
तो हाँ, तो फिर से पहला स्टेप क्या करना है कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1, और जो ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, तो पहले x लिख लिया। फिर x का जो कोफिशिएंट है उसको आधा किया, तो -8 को आधा करेंगे तो -4, इसका होल स्क्वायर लिख लो। फिर माइनस ऑफ ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये वाली जो क्वांटिटी, इसके होल स्क्वायर से ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे जो लिखा है इसके होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -16, और +1 ये वाला एज इट इज लिख दिया। तो ये क्या हो गया, x -4 का होल स्क्वायर माइनस, अब -16 + 1 क्या होता है, -15। तो यही जो है इसका हमारा क्या हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। तो सर इसके आगे सॉल्व नहीं करना है? नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है अगर, तो बस इतने तक ही करके छोड़ देना है। ओके सर। ठीक है, हम लोग वो नहीं कर रहे कि कंप्लीट रूट्स निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ बोलो। अब किसी ने डाउट पूछा है, मैंने उसको अनम्यूट किया था, थाने। सर कोई डाउट नहीं, कोई गलती से हुआ रहेगा। अच्छा, और कौन? कोएफिशिएंट ऑड नंबर रहता तो फिर क्या कह रहे हो? अगर x का जो कोएफिशिएंट है वो ऑड नंबर रहता तो x के साथ जो आइडेंटिटी बनेगा वो फ्रैक्शन में आएगा ना। हाँ हाँ, अगर x का -8 की जगह -5 होता तो वो -5/2 हो जाता। हाँ हाँ, तो हम लोग जो सब्ट्रैक्ट करते वो -25/4 करते। सर एक बार आप करके बता सकते हो? हाँ, मैं करके बता रहा हूँ, तो मैंने ये नहीं बोला कि खत्म हो गया हमारा टॉपिक। ओके ठीक है, और कौन है? जिसके जिसके हो गए वो लोग हैंड लोअर करो। हाँ बोलो। सर हम एनसीईआरटी वाले मेथड से कर सकते हैं ना सर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? तुम कर सकते हो। कैसे कोएफिशिएंट ऑफ नंबर को मल्टीप्लाई करना है बाकी सबसे भी? हाँ, क्योंकि हमको तो 10th में टीचर्स वैसे सिखाए थे। हाँ तुम कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन इससे बहुत जल्दी होगा। अगर तुम एनसीईआरटी मेथड से करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज योर। बस पूछ रहा था ऐसे कि कर सकते हैं ना उस मेथड से भी? वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। हाँ ठीक है सर। अब देखो, अब जैसे मान लो कि एग्जांपल ये है x² + 7x - 3, ऐसे इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले देखते हैं कि x² का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं है, वो 1 है। तो x अब +7 है तो इसको हाफ करना होगा, तो +7/2 कर देंगे, इसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये वाली जो क्वांटिटी है इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करना है, सो -49/4, इसका होल स्क्वायर क्या होता है 49/4, और हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करना है, चाहे यहाँ पे प्लस हो चाहे यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करना है। और फिर ये वाला जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिख दें, सो x + 7/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को साथ लो तो 49 + 12 61 - 61/4, तो ये इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। सर अगर रूट्स निकालने हो तो आगे सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ, रूट्स निकालने हो तो इसको फिर इक्वल टू 0 कर देना, फिर ओके सर। 61/4 को उधर लेके चले जाना। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर रूट्स निकालने हो तो तुमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करोगे तो दैट वुड बी बेटर। ओके सर, थैंक यू सर। गलत, ठीक है, ओके। अच्छा, ये किसी ने रेज हैंड किया है?
बोलो क्या है? हाँ सर, हाँ सर बोलो बोलो भाई, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, अगर उस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर हाँ कैसे वो मैं सॉल्व अभी आगे करेंगे? बताने वाला हूँ, वो मैं अभी आगे बताने वाला अच्छा, हूँ। ओके। और किसी ने इसमें रेज हैंड किया था? और कोई नहीं है? ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो, सर हाँ क्या वो? अगर अगर वहां पर -3 का जब +3 रहता तो प्लस करते ना? हाँ, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वही एज इट इज लिखनी है यहाँ पे, अलॉन्ग विथ इट साइन। यस सर, यस, थैंक यू सर। तो अब जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 है, मान लो ऐसा कुछ है। हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है वो क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बात समझो। क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालने के लिए हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। इवन क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालना तो मैं सिखाऊंगा भी नहीं, मैं तो क्या कहूंगा कि तुमको वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, उसी से करना है। क्वाड्रेटिक का रूट निकालना नहीं सिखा रहा, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज अपार्ट फ्रॉम रूट्स निकालने के अलावा और भी बहुत यूज आते हैं, बहुत ज्यादा। उसमें वन ऑफ द यूज जो है दैट वाज फाइंडिंग रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक, इसके अलावा बहुत यूज आता है। ठीक है, अब देखो जैसे पहले, अभी तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 2 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए ये वाला नंबर कॉमन ले लिया, जबरदस्ती कॉमन ले लिया। अगर कॉमन नहीं भी आ रहा हो तब भी जबरदस्ती कॉमन ले लिया, तो वो क्या बनेगा? 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 9/2। ठीक है, अगर मैं कोई नंबर कॉमन लेता हूं, इसका ये मतलब है कि वो नंबर बाकी सब टर्म्स को डिवाइड कर रहा है। देखो ना, 2 को अगर तुम मल्टीप्लाई करते तो वही बनता कि नहीं, 2x स्क्वायर 5x 9। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जा रहा है? इस ब्रैकेट के अंदर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो अब हम लोग कैसे करते हैं? अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, उस 2 को जैसे बाहर है वैसे ही रहने दिए होते हैं। तो देखो x प्लस, अब 5/2 का आधा क्या होगा? 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब इस क्वांटिटी का स्क्वायर 25/16, और जो ये वाली 9/2 वाली क्वांटिटी है उसको तो एज इट इज लिख दिया, और ये ब्रैकेट हम लोग ने बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को एक साथ लो एलसीएम के तरीके से, तो 9/2 धीरे कहीं कॉर्नर में कर लिया, 9/2 माइनस 25/16, तो एलसीएम 16 आ गया, 8 9 72, 72 माइनस 25, 72 माइनस 25 कितना होता है? 57 आई थिंक बाय 16। तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 57/16। अब क्या है? अब 2 को अंदर भेज दो, क्या हुआ? 47 होगा। 47 होगा क्या? हाँ 47 होगा। 47 प्लस 47/16। अब 2 को अंदर भेज दो, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और जब 2 इससे मल्टीप्लाई होता तो एक कैंसिल कर देता, तो 47/8। यही हमारा सॉरी, यही हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता।
सर अगर ओके 2 कॉमन नहीं भी होगा पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया होता तो हम लोग पूरे इक्वेशन को ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे, पूरे एक्सप्रेशन को। देखो ये केवल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये केवल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो एक्सप्रेशन में हाँ सर ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो एक्सप्रेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो या कुछ कर दो। इक्वेशन में कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मेरा ऐसा लिखा रहता 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है, इक्वेशन में क्या होता है दूसरे साइड 0 होता है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो इधर भी 2 से डिवाइड करता था और इधर भी 2 से डिवाइड करता था, तो वो जाके x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0/2 बनता, जो कि 0 होता। तो अगर हम लोग से कोई पूछे कि क्या ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम है क्या, तो आई विल से नहीं, एक्सप्रेशन सेम नहीं है, एक्सप्रेशन आर डिफरेंट। लेकिन क्योंकि इधर 0 लिखा है तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। समझ में आया कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है? ठीक है सर, आ गया। और इसका जो यूज है, अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग द रूट्स, भाई जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तभी ना मैं इसका यूज बताऊंगा, अभी कैसे तुमको यूज बताऊं। आगे अभी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जिसमें तुमको यूज आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, तो वहां पे तुम जानोगे यूज। अभी तो बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करना है वो सीखो। आई बात समझ में? ओके सो इसमें किसी को डाउट है कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है इस टेक्निक से? नो डाउट सर। देखो बहुत लोगों को ऐसे टाइप की फीलिंग आती है कि इससे बेटर तरीका तो मैं जैसे 10th में कर रहा था वो मेरे को आता है तो मैं क्विकली कर लूंगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि मतलब ऑब्वियसली मैं किसी चीज को बता रहा हूँ तो वो किसी एक रीजन की वजह से बता रहा हूँ कि वो तुमसे क्विक कैलकुलेशन जल्दी कराएगा, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन जल्दी कराएगा चीजों का ऑब्जर्वेशन। तो उसको तुमको सीखने में इनिशियली 3 to 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करने में तुमको थोड़ी प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, लेकिन वंस यू विल गेट यूज्ड टू तो वो तुमको फायदा ही देगा। ठीक है, सो अब क्वेश्चन है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली करेंगे, अगर नहीं है तो उतना कॉमन लेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लेंगे, 1 बनाएंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, फिर जो टर्म कॉमन लिया उसको वापस अंदर भेज देंगे। बोलो आगे बढ़े, इसमें कुछ क्वेश्चंस दें करने को, इसमें किसी को डाउट? किसी को डाउट हो तो रेज हैंड करो। चलो, तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तीसरा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4।
चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। चलो ये 4 क्वेश्चंस करो। इसमें मार्किंग है +4 -1। सर थोड़ा बाजू में उठिए ना। थैंक यू सर। सर सर थर्ड क्वेश्चन में माइनस को कॉमन लेके करे या फिर मतलब सीधा ही मतलब बिना कॉमन लिए? बिना कॉमन लिए कर भी नहीं पाओगे, कॉमन लेके ही करना, ठीक है, क्योंकि -1 है कोफिशिएंट, नॉट 1। अरे हाँ ओके थैंक हाँ किसी को डाउट था क्या? जेड सी वुड, हाँ बोलो। डाउट नहीं सर, हो गया इसलिए किया था। नहीं तो हो गया तो रेज हैंड मत करो, एक सिस्टम बना लेते कि रेज हैंड तभी करेंगे जब डाउट होगा। हो गया तो डन लिख दो, ठीक है? उससे अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। हो गया, चलो सो करते हैं। अब देखो पहला वाला क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो x और 6 -6 को आधा किया तो इसका होल स्क्वायर। अब इसी के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -9 + 2, तो मतलब क्या हो गया? x - 3 का होल स्क्वायर -7, ठीक है? दूसरा देखो, दूसरे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले 2 जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 6/2 मतलब 3, उसके बाद 2 टाइम्स। अब इस ब्रैकेट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो गया, इसको आधा किया तो 3/4 का होल स्क्वायर -9/16 + 3, ठीक है? अच्छा, इन दोनों को अगर तुम साथ लो और एलसीएम वगैरह लो
तो 3 minus 9 by 16 मतलब 48 minus 9 by 16 39 by 16. so 2 times x plus 3 by 4 का होल स्क्वायर प्लस 39 by 16. अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 टाइम्स x प्लस 3 by 4 का होल स्क्वायर प्लस 39 by 8. ये सेकंड का आंसर हो गया हमारा फाइनल. ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं. तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मिटा देते हैं. थर्ड वाले में क्या है कि देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट -1 है तो माइनस कॉमन लिया मैंने तो एक्स स्क्वायर -6x + 4 बन जाएगा. अब इस ब्रैकेट का कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया तो x -3 का होल स्क्वायर -9 + 4 मतलब माइनस ऑफ x -3 का होल स्क्वायर -5. अब इस माइनस को अंदर भेज दिया हम लोगों ने. देखो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो +5 बनता और इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन हो गया. अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का देखो. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो x लिख लिया प्लस इसका आधा कर दिया 5/2 का होल स्क्वायर -25/4. अच्छा इधर तो और कुछ एडेड नहीं था तो एक तरीके से +0 टाइप की चीज कर दी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो ये जो है इसका क्या हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ये फोर्थ का आंसर है. ठीक है, तो कितने लोग के चारों सही हो गए? ऑल 4 ऑफ देम. बारह 13 बच्चे हैं जिनके चारों सही हुए. 14 और तीन वाले कितने हैं? तीन वाले फिर से बताएंगे. ओके चलो ठीक है. सो इतनी बात क्लियर है. ये सब कुछ समझ में आ गया तुम लोग को? इसमें किसी को डाउट है? बोलो. नो सर. नो सर. डाउट्स नहीं है? डाउट्स? नो सर. सो अब देखो अब तुम लोग को क्या करना है. सो तुम लोग का ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर था तो अब तुम लोग का होमवर्क क्या है आज का? 1 से 35 तक तो तब दे दिया था. अब 36 से कितने क्वेश्चन थे? चलो 30 क्वेश्चन देते हैं. 36 से 65 उसके 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं. 36 से 65 तक. उसके बाद हम लोग को कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है. तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं उसको तुम नोट करोगे. 36 to 65 तो ये वो वाली जो पीडीएफ है उसका है और कंप्लीटिंग द स्क्वायर का होमवर्क
सर वो एक्चुअली फर्स्ट टू फिफ्थ वाला नोट नहीं कर पाया, आप बीच में आ रहे थे। फर्स्ट टू और फिफ्थ वाला कोई डिक्टेट कर दो भाई, जिन्होंने नोट किया, मेरे को भी याद नहीं। सर लास्ट के दो। फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक तुम अपने किसी बैचमेट से ले लेना, उनके पास माइक भी होगा तो। ठीक है। ओके सर। चलो, ये 15 क्वेश्चन कि तुमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। ओके अच्छा, बहुत कम लोगों ने भेजा था अपना होमवर्क। कितने लोगों ने भेजा था होमवर्क अपने रेस्पेक्टिव सेंटर्स पे, सेंटर मैनेजर्स पे? सर हाँ सर, एक डाउट है सर, आपने नंबर 2 बार भेजे थे। एक के एंड में 9-3 था, एक के एंड में 9-4 था, सी वर्ड्स वाले के लिए। मेरे को पता नहीं एक्चुअली, सीवुड्स वाला जो सेंटर का नंबर होगा उसी पे भेज देना। और क्या सर, 2 बार किसी ने मैसेज भेजा था और दोनों बार नंबर अलग था सीवुड्स का, तो मैंने दोनों पे भेज दिया। सर वो एक्चुअली पहला नंबर गलत था तो दोबारा मांगा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर जो दूसरा वाला सही है वही देख लेना ना। ठीक है सर। हाँ, हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट्स, मतलब किसी ने एक ने डाउट पूछा कि कोई हम लोग शॉर्टकट मेथड सीखेंगे क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नॉट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हाँ काफी टेक्निक सिखाई जाती है जिससे क्वेश्चन क्विकली सॉल्व हो जाए, जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो वो तो सीखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हाँ बोलो, जेड खारकर का कुछ डाउट है? बोलो, तुम तो अनम्यूट ही हो। हेलो हाँ बोलो। सर, होमवर्क कब सबमिट करना है? अच्छा होमवर्क, हाँ होमवर्क तुमको आज सैटरडे है, संडे नाइट को। ओके सर। ठीक है, कल हाँ, छुट्टी है सर। मेरे ख्याल से, तो हाँ सर। आज का टाइम है, आज का हाफ डे है और कल का फुल डे है। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, तो सब लोग जो है उसमें सबमिट करना, वो पेज कैम स्कैनर में पीडीएफ फॉर्मेट में। 11th के लिए रेफरेंस बुक मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि अभी तुमको कोई बुक मिल नहीं पाएगी, अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो जैसे ही अमेज़न ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा तो मैं तुमको बताऊंगा कौन सी रेफरेंस बुक लेनी है। अभी स्टार्टिंग में रेफरेंस बुक इतनी यूजफुल नहीं होगी, ज्यादा यूजफुल नहीं होगी, बट देन ऑल्सो बताता हूँ।
अच्छा आर डी शर्मा की बात यह है कि हम लोग आर डी शर्मा फॉलो नहीं करेंगे। आर डी शर्मा तुम लोग के रेस्पेक्टिव स्कूल्स में फॉलो कराई जाएगी। मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई, यू मस्ट बी फ्रॉम सीबीएसई स्कूल। हाँ, एसएल लोनी यू कैन बाय इट। एसएल लोनी एक आती है, अभी एसएल लोनी एक राइटर है, ठीक है, उनकी ट्रिग्नोमेट्री की बुक आती है, तो उसको जो है तुम डाउनलोड कर लेना, नेट से डाउनलोड कर लेना, मिल जाएगी नेट पे। ठीक है, और फिर एक अलजेब्रा की बुक आती है, हॉल एंड नाइट, ये अलजेब्रा के लिए, तो उसको भी तुम डाउनलोड कर लेना अलजेब्रा के लिए। अभी तो फिलहाल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा देखने वाले हैं, तो उनको डाउनलोड कर लेना। इन केस इफ यू नीड एनी अदर मटेरियल देन प्लीज लेट मी नो। बहुत लोगों के पास होगी भी, मतलब कोई किसी के बड़े भैया या दीदी पढ़ चुके होंगे जेई, तो उनके पास माइट भी हो सकती है सब बुक। जिनके पास नहीं है वो लोग नेट गूगल सर्च मारेंगे, मिल जाएगा बुक, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर डाउनलोड हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को अभी हम इन क्वेश्चंस को जो है करना स्टार्ट, 15 क्वेश्चंस को करना, और वो 30 क्वेश्चंस। सो ओवरऑल जो है 65 क्वेश्चंस प्लस 15 क्वेश्चंस, ये 80 क्वेश्चंस है दैट यू हैव टू सबमिट टिल संडे नाइट। जिन्होंने नहीं किया उनको भी संडे नाइट तक वो पूरा सबमिट करना है। हाँ, ये किसी का डाउट है कुछ? किसी ने रेज हैंड किया था ना? ओके, ठीक है। सो आज का लेक्चर आया, समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? हाँ सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। किसी ने यस लिखा है, ZSW, तुमको डाउट है क्या? नाम डालना है। हाँ, पीडीएफ में तुम मतलब ऐसा कर सकते हो कि जो भी बच्चा पीडीएफ भेज रहा है तो वो अपना नाम मेंशन कर देगा ग्रुप पे, अरे ग्रुप पे कह रहे हैं, व्हाट्सएप पे, कि ये मेरा है, और कुछ नहीं। और तुम लोग को कैम स्कैनर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, उसके थ्रू पीडीएफ जल्दी बन जाती है, उससे कर लें। ठीक है, चलो। जरूरी नहीं स्कैन। हाँ ठीक है, चलो। किसी को डाउट है क्या? नो सर। सेट्स वगैरह हम लोग बाद अभी थोड़ी दिन बाद स्टार्ट करेंगे। अभी बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, तो उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वगैरह करेंगे, उसके बाद सेट्स वगैरह करेंगे। ओके चलो, फिर मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।